कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते पढ़ते दिमाग का कंट्रोल खो बैठे हो और अब सोच रहे हो करे तो करे क्या और पढ़े तो पढ़े क्या। ये चैप्टर छोड़ने की गलती तो बिल्कुल मत करना। एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एंड इसी के साथ साथ अगर आप ढूंढ रहे हो प्रैक्टिस कि कहां से मैं प्रैक्टिस करूं और कैसे पढ़ूं, सबसे पहले घबराना नहीं है। एक्स्ट्रा मार्क्स आपकी हेल्प करेगा ना। मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस करके हम अपने इस पूरे चैप्टर को तो कम से कम कंप्लीट कर ही देंगे। आज का सेशन बच्चों रहेगा पूरा प्रैक्टिस बेस्ड। आज कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ होगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जो या तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं या उस क्वेश्चन के आने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इस पूरे चैप्टर को अगर किल करना है तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अब इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहले जरूरी है कि आप इसका कंटेंट समझो। हमें पढ़ना क्या क्या है उसी हिसाब से तो प्लानिंग करोगे। अरे कुछ गोल अचीव करना है तो प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। चलो तो सबसे पहले अगर आप नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन समझ गए तो ये चैप्टर आधा खत्म है। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ लो, न्यूरॉन काम कैसे करता है, नर्वस सिस्टम क्या है। क्या है नर्वस सिस्टम पता है या मैं बताऊं? चलो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन बचाव का तरीका यही बताता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन भी सीखेंगे और इसी के साथ जब एनिमल के बारे में पढ़ लिया तो क्या प्लांट्स ने कोई पाप किया है? प्लांट्स भी तो पढ़ेंगे, तो प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, प्लांट का मूवमेंट क्या है और हॉर्मोन्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं प्लांट्स में। बेसिक इंट्रोडक्शन है बच्चों, कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। हाँ नया जरूर है इसीलिए मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी इससे आसान चैप्टर इस पूरी बायोलॉजी में नहीं है। ठीक है, चलो अब थोड़ा पिछले ट्रेंड को देख लेते हैं। तैयारी प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो 2025 का अगर क्वेश्चन पेपर बच्चों आप उठाओगे ना तो आपको 4 मार्क्स का चैप्टर तो यहीं मिल जाएगा। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, पूरा फोकस प्लांट कोऑर्डिनेशन पे था, प्लांट के हार्मोन पे था, प्लांट के मूवमेंट पे था। इससे पिछले साल देखोगे तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था एनिमल के ऊपर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूरॉन से, 3 मार्क्स का रिफ्लेक्स आर्क से एंड 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका एंडोक्राइन सिस्टम से, ग्लैंड से, हार्मोन से। 2023 देखोगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मुझे लगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आया एंडोक्राइन सिस्टम से और 1 नंबर का क्वेश्चन आया आपके प्लांट हार्मोन और प्लांट मूवमेंट से। ठीक है, अब देखो 4 से 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर सिर्फ इस चैप्टर से है कि नहीं? और इस चैप्टर को अगर छोड़ोगे तो मेरे हिसाब से आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो और गलती का कोई स्कोप नहीं है। अब स्कोर पूरा करना है या कम स्कोर करना है? चलो ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए बच्चों मैंने बनाया है आपके लिए एक टेस्ट। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप उस लिंक पर क्लिक करना। इतने सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इतने सारे क्वेश्चन है, मैं गारंटी देता हूं आपने अगर वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब उसी टैप एंड टेस्ट के कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी प्रैक्टिस कराता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपने तो क्वेश्चन करा दिए तो मैं तो यही करूंगा या मैं यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। 10, 12, 15 क्वेश्चन कभी भी आपको एक्सेल नहीं कराते बच्चों। याद रखना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता है। ठीक है, तो चलो अब टैप एंड टेस्ट पर क्लिक कर लो और साथ साथ करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करिए। नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी। सेल का, न्यूरॉन का वो कौन सा पार्ट है जो सेल बॉडी तक इंफॉर्मेशन लेकर आता है? इसे समझने के लिए न्यूरॉन का डायग्राम थोड़ा सा रिविजिट तो करना पड़ेगा। ये है आपके सामने न्यूरॉन का डायग्राम, लग रहा है ना एक पेड़ जैसा, फैली ब्रांचेस लग रही हैं, पूरा पेड़ है तो स्टेम दिख रहा है, रूट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ लेकिन स्ट्रक्चर कुछ कुछ रिजेंबल करता जरूर है। सबसे पहले देखो पूरी सेल बॉडी
और स्कैटर्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आप देखोगे कि पूरी सेल बॉडी से फिंगर जैसा आउटग्रोथ कुछ आपको देखने को मिल रहा है, और यही जो फैली हुई आउटग्रोथ है, यही जो फैले हुए स्ट्रक्चर है, इन्हें बोला गया बेटा डेंड्राइट। डेंड्राइट वो पार्ट है एक न्यूरॉन का जो स्टिमुलाई को रिसीव करता है, ठीक है, कोई भी सिग्नल आता है तो उसे रिसीव करता है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो विजन हो हमारी आंखों का, ठीक है, और वो सभी डेंड्राइट अपने मैसेजेस को भेजते हैं कहां पर, सेल बॉडी के पास, जिसे सोमा भी कहते हैं, एंड यही सोमा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। मेरे बॉडी में करंट दौड़ता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आया एक्सॉन, जितना भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाया अब कहीं ना कहीं तो आगे पास करेगा, बिजली के तार में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वैसे ही समझो एक्सॉन भी एक तार है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास हो रहा है, ठीक है। तो ये कैरी करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को और फाइनली रूट्स तक लेकर जाता है, रूट्स तक लेकर जाता है, नर्व एंडिंग तक लेकर जाता है, नर्व एंडिंग होगा बच्चों, ठीक है। और ये इन्हीं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को एक केमिकल में कन्वर्ट कर देता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, और इस न्यूरोट्रांसमीटर को दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप मिला ना, इस नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच के गैप को सिनेप्स में वो इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, फिर दोबारा डेंड्राइट, फिर पूरा सेम प्रोसेस, फिर दोबारा सिनेप्स, फिर दोबारा डेंड्राइट, फिर सेम प्रोसेस चलता रहेगा। यानी ये हुआ आपका पूरा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स या बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए आंसर क्लियर है। इन द डायग्राम हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि डेंड्राइट ही हमारा करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन बी डेंड्राइट होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यही तो स्टिमुलाई रिसीव कर रहा है। गुड। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में असर्शन और रीजन बेस्ड के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे, और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आसान और इजी टू स्कोर क्वेश्चंस हैं यही। आंसर भी दिया है, क्वेश्चन भी दिया है, बस देख लो क्या इंफॉर्मेशन सही है और रीजन सही है कि नहीं, दैट्स इट। लेट्स रीड द असर्शन। असर्शन बोलता है डैमेज टू द सेरेबेलम कैन रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड मेंटेनिंग पोस्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है। रीजन क्या बोल रहा है, द सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी मूवमेंट। अब चोट अगर लगेगी तो दिमाग तो खराब होगा ही, है कि नहीं। अब दिमाग खराब होगा या दिमाग का कोई पार्ट खराब होगा या कोई पार्ट डैमेज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सेरेबेलम बच्चों अगर आप देखोगे, बोल रहे कि सेरेबेलम के डैमेज होने पर हमें ये कमियां देखने को मिली, तो थोड़ा सा समझते हैं सेरेबेलम है क्या, तभी तो आंसर कर पाएंगे। अब देखो, जो ह्यूमन ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। और इसी हिंड ब्रेन को मैंने 3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। सबसे पहला जो पार्ट है हिंड ब्रेन का वो है पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई एक ऐसा पार्ट है जो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हो गया ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के, साथ ही साथ जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उन्हें भी कंट्रोल कौन करेगा, पॉन्स वेरोलाई करेगा। फिर आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम छोटा दिमाग, वो एक डायलॉग नहीं है मूवी का, पीछे नहीं हिट करना, क्यों, वहां पर छोटा दिमाग होता है। ये छोटा दिमाग ही सेरेबेलम है बच्चों, ठीक है। और ये सेरेबेलम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में बैलेंस क्रिएट करने के लिए, पोस्चर मेंटेन करने के लिए। अगर मैं बोलते बोलते लिख पा रहा हूं और आप इस वीडियो को देखकर सुन रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, इतनी सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज जब हो रही है, लिखना, पेज पलटना, ध्यान देना, तो ये सारे वॉलंटरी एक्शन को कोऑर्डिनेट ही तो करता है सेरेबेलम, ठीक है। चलिए, तो जितनी मोटर एक्टिविटीज है, चलते चलते बात करना, साइकिल चला रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल्स भी देख रहे हो, आसपास का एनवायरनमेंट भी देख रहे हो, बैलेंस भी बना रहे हो, सब क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। सेरेबेलम को थैंक यू बोलना अगली बार जब साइकिल चलाओ,
ठीक है। फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसके बारे में तो आपने काफी बार सुना होगा। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये भी हाइंड ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, जो कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है उन्हें कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे सांस लेना, ब्रीदिंग हो गया, मेरे दिल की धड़कन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग, डाइजेशन, जिस पर कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कहीं कहीं पर कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो अब दोबारा से क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन कह रहा था डैमेज हुआ सेरेबेलम को, जिसकी वजह से चलने में और पोस्चर मेंटेन करने में डिफिकल्टी हुई। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन कह रहे हैं सेरेबेलम ही रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए, यही तो उसका फंक्शन था। तो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये है एक क्वेश्चन, और ह्यूमन ब्रेन काफी बड़ा पार्ट है। ह्यूमन ब्रेन में फोर ब्रेन के भी क्वेश्चन मिलेंगे, हाइंड ब्रेन के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और मिड ब्रेन के भी क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने तो यहां एक क्वेश्चन करा दिया, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि बाकी क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करोगे, या मैं ही करा दूं सारे क्वेश्चन। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। मैं यहां हूं आपकी हेल्प करने के लिए। तो टैप एंड टेस्ट के लिंक पर क्लिक करो और करो ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कहीं फंसोगे तो चैट बॉक्स है ही, कमेंट करो डायरेक्ट, मैं हूं, मैं करूंगा आपके क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स। एक टेबल आपको दी हुई है, ठीक है। कॉलम ए और कॉलम बी को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो और उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को मैच करो कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले टैप एंड टेस्ट पर क्लिक करके अपने हिसाब से खुद इसका आंसर मार्क करो और देखो आपका आंसर सही है या नहीं। वेल, मुझे इतनी गारंटी है कि काफी सारे लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, बट कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर जंक्शन देखा जाए दो न्यूरॉन का, सबसे पहला क्वेश्चन याद कर लो, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था। तो जहां पहला न्यूरॉन का नर्व एंडिंग जाएगा और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट शुरू होगा, उसके बीच में होता है एक छोटा सा गैप जिसे बोला जाता है सिनेप्स। तो 1 के साथ मैच होगा सी। इसी के अलावा लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? न्यूरॉन है। ये तो आपने 9th में भी पढ़ा था, याद करो चैप्टर टिश्यू, नर्वस टिश्यू में पढ़ा था, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल। इसके अलावा थर्ड आया सेंस ऑर्गन फॉर स्मेल, सांस लेते हो स्मेल भी तो आती है कि नहीं? ऐसे ही थोड़ी अपने फेवरेट फूड की स्मेल पता चल जाती है, आज तो मम्मी ने बहुत बढ़िया खाना बनाया, आज तो मजा आ जाएगा। क्यों पता चल रहा है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर स्मेल को सेंस करने का काम करते हैं। ऐसे ही अगर सेंस ऑर्गन फॉर टच की बात करें तो बहुत सारे रिसेप्टर है बच्चों। टच, कुछ चुभेगा तो भी एक टच का सेंसेशन आएगा, कोई वार्म ऑब्जेक्ट, कोई गर्म चीज अगर आपकी बॉडी को टच करेगी तो भी एक सेंसेशन आएगा, ठीक है। कोई पैट करेगा तो भी एक सेंसेशन आएगा। सो यस, यहां पर ऑप्शन था हमारे पास सिर्फ थर्मो का, तो थर्मो रिसेप्टर जो हीट को सेंस करने का काम करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है टच करेंगे तभी तो हीट सेंस हो पाएगी। तो आंसर रहेगा हमारा 1 2 3 4 CBDA एंड ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, है कि नहीं? इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ये है सिर्फ मन का खेल। दिमाग में सोच लिया कि दिमाग कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? दिमाग में अगर सोचोगे कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है तो ये चैप्टर डिफिकल्ट बना रहेगा। ये सारा खेल दिमाग का है बच्चों, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होना ज्यादा जरूरी है। फ्लेक्सिबल हो जाओ, सोचो कि ये चैप्टर बहुत आसान है, मैं गारंटी दे रहा हूं इससे आसान आपको कोई चैप्टर मिल जाए तो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर इसी के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है, एक डायग्राम आपको दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करेंगे, केयरफुली ऑब्जर्व करिए गिवन डायग्राम को, इट डिपिक्ट्स द स्ट्रक्चर इन्वॉल्वड इन अ रिफ्लेक्स आर्क। ऐसा लग रहा है डायग्राम है और ये कहीं रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्वड है। विच ऑप्शन इज द इफेक्टर इन द डायग्राम?
पूरा डायग्राम आपने ऑब्जर्व कर लिया, ए बी सी डी करके 4 मार्किंग आपने देख ली। आपको बोला गया कि इफेक्टर कौन सा पार्ट है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो थोड़ा सा इसे ऑब्जर्व करो और चलाओ अपना दिमाग कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, चलो तो इसे समझ लेते हैं एक बार। समझ लेंगे तो सॉल्व करना आसान हो ही जाएगा। ठीक है, ये है हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझते हैं। मान लो कि आपने गलती से कैंडल को टच कर दिया, तो थर्मो रिसेप्टर आ गया, हीट को सेंस करने वाला। अब थर्मो रिसेप्टर ने स्टिमुलाई को ले लिया और अब ये न्यूरॉन से पास करेगा। ठीक है, तो पहले आए हमारे रिसेप्टर और इसी रिसेप्टर ने क्या किया, स्टिमुलाई को लिया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किया और इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लेकर चल पड़े एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, एफरेंट न्यूरॉन इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लेकर चल पड़े कि भाई अब तो कोई समस्या है, आगे लेकर जाया जाए मैसेज। और मैसेज ब्रेन तक पहुंचे उससे पहले जिम्मेदारी ले लेता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को कहता है आप रेस्ट करो, मैं देखता हूं ना, मैं हूं, मुन्ना भाई के सर्किट है। ठीक है, तो मुन्ना भाई के सर्किट स्पाइनल कॉर्ड ने बोला ठीक है, एक रिस्पॉन्स मैं जनरेट कर देता हूं ताकि एटलीस्ट बचाव तो हो जाए। ठीक है, इसीलिए एफरेंट न्यूरॉन से जितना भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स था वो इंटर न्यूरॉन तक जाएगा और एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा और चौथे नंबर पर आया इफरेंट न्यूरॉन जो उस रिस्पॉन्स को लेकर जाएगा और मूवमेंट ही तो करनी है। अगर मैंने गलती से कैंडल की फ्लेम को हाथ लगा दिया, हाथ हटा लो, यही तो होता है, गलती से टच किया तुरंत हाथ हटा लेते हो। तो सोचो कितना फास्ट वो मैकेनिज्म है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इफरेंट न्यूरॉन्स उस मैसेज को लेकर जाते हैं और इफेक्टर मसल तक, जहां पर हमारा काम होना चाहिए, इफेक्टर तक उसे लेकर जाएंगे। मसल तक इंफॉर्मेशन आई, भैया कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मूवमेंट अपने आप हो जाएगा, एंड मूवमेंट हो गई तो आपने अपने आप को बचा लिया। अब यहां याद रखने वाली क्या बातें बच्चों, यहां याद रखने का बात है सीक्वेंस। शुरू हुआ रिसेप्टर से लेके गया एफरेंट न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन ने उस मैसेज को डिलीवर करा दिया, कहां पर, एफरेंट न्यूरॉन पर। एफरेंट न्यूरॉन उसे इफेक्टर तक ले गया। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन नाम तो एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा इसे इजी किया जा सकता है क्या, या इसके कोई और नाम भी है क्या? तो सबसे पहले देखो बेटा, अल्फाबेट सीरीज में ए पहले आएगा या ई पहले आएगा? सिंपल सी बात है, ए पहले आएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन में भी ए पहले आना चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन में जब कोई स्टिमुलाई कैरी करके कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट होगा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो एफरेंट न्यूरॉन पहले आएगा, ए पहले आता है ई से। ठीक है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा वो इफरेंट न्यूरॉन लेकर के जाएगा। ई आता है बाद में, तो रिस्पॉन्स भी तो बाद में आएगा ना, पहले स्टिमुलाई आना चाहिए, तो इफरेंट न्यूरॉन। अब इसके अलावा इनके कुछ नाम और हैं। देखो, रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने क्या किया, सेंस किया था, तो एफरेंट न्यूरॉन की जगह हम इन्हें सेंसरी न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इफरेंट न्यूरॉन को हम जानते हैं मोटर न्यूरॉन के नाम से। इमरजेंसी सिचुएशन है, रिस्पांस काफी फास्ट होना चाहिए, मोटर गाड़ी में बैठो और जल्दी से चल पड़ो। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जिसे इफरेंट न्यूरॉन भी हमने बोला। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्लियर हो गया, पूरा इसका रोल क्लियर हो गया, एंड रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो जब समझ में आ गया तो बचा क्या है, क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन का आंसर होगा कहां हमें इफेक्टर मिला, कहां इफेक्ट आया, इफेक्ट आया मसल पर, तो ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब बताओ कहीं डिफिकल्टी है कि नहीं? कोई डिफिकल्टी नहीं। अब लग रहा है कि हाँ सर अब चीजें कंट्रोल में आ रही हैं, है ना, और अब आउट ऑफ कंट्रोल तो हम नहीं हैं। वेल, अभी तो कुछ ही क्वेश्चन हुए हैं, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसे सिर्फ रीड करो, ठीक है, और
अपनी डेली लाइफ में ना ये प्लांट आपने जरूर देखा होगा, नाम साइंटिफिक है, इसका दूसरा नाम बताऊंगा तो झट से याद आ जाएगा। In Mimosa pudica, the leaflets fold up quickly if any leaflet is touched. What type of movement it is? Phototropism, geotropism, nastic movement या hydrotropism? अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा आसान कर दूं। माइमोसा पुदिका को ही छुई मुई का पौधा कहा जाता है। छुई मुई प्लांट जो है हमारा, जिसे टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना तो मैं श्योर हूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने आप में से देखा जरूर होगा इस प्लांट को, और टच किया तो लीफ जो है सारी सिकुड़ गई। इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों, समझ लेते हैं। प्लांट ने ना यहां पर मूवमेंट शो किया, ठीक है। मूवमेंट भी अब बड़े सारे तरीके की हो सकती है। आप कहोगे सर मैंने एक सीड लगाया था, वो एक प्लांट बनाने लगा, उसकी स्टेम हमेशा लाइट की तरफ ही मूव करने लगी, उसकी रूट्स जो है हमेशा जमीन में ही जाने लगी, उसकी रूट्स हमेशा उस तरफ बेंड हो गई जहां पर पानी था, ठीक है। तो एक मूवमेंट तो हो गई ये, जहां ग्रोथ बहुत सिंपली और क्लियरली दिख रही है। इसके अलावा कुछ मूवमेंट ऐसी हो गई जिसमें ग्रोथ नहीं है, जैसे इन पत्तियों का सिकुड़ जाना, या फिर जो फ्लावर्स हैं दिन के टाइम पर उनका खुल जाना, या जैसे एक प्लांट है रात की रानी, पौधा सुना होगा, वो रात को ही ब्लूम करता है तो कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हुई फ्लावर्स की, या इन लीव्स का सिकुड़ना हो गया, ये भी तो एक मूवमेंट है। हाँ, वो बात अलग है कि ग्रोथ नहीं है, बट मूवमेंट तो है। तो क्या कह सकते हो भाई, दो तरीके की मूवमेंट मैंने ऑब्जर्व कर ली। फिर एक वो जो ग्रोथ डिपेंडेंट है, जिसमें आपको मूवमेंट के साथ साथ ग्रोथ भी दिखेगी, लेकिन दूसरा मूवमेंट ऐसा है जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, इस पर ग्रोथ का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ मूवमेंट ही मूवमेंट होता है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट, वो था ग्रोथ इंडिपेंडेंट। तो अब थोड़ा सा दिमाग खुद लगाओ, लीफ सिकुड़ गई, ग्रोथ हुई नहीं, तो क्या वो नेस्टिक मूवमेंट होगा या वो ट्रॉपिक मूवमेंट होगा? डायरेक्शन और ग्रोथ के साथ साथ मूवमेंट हुई, ट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे लाइट की तरफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, अर्थ की तरफ जियोट्रॉपिक मूवमेंट, पानी की तरफ हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, केमिकल्स की तरफ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। इसके अलावा नेस्टिक मूवमेंट की बात कर लो तो थिग्मोनास्टी, थिग्मो जहां भी पढ़ोगे ना बेटा, बायोलॉजी सारा खेल नाम का है कुछ, या अगर आप सोच रहे हो ना कि अच्छा मैं इसे याद कर लेता हूं और मेरा काम हो जाएगा, गलती है। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट नेम्स, नाम समझो काम अपने आप हो जाएगा। थिग्मो का मतलब होता है टच, ठीक है। तो थिग्मोनास्टी क्या हो गया, वो नेस्टिक मूवमेंट जो टच करने की वजह से हो गया, एंड क्वेश्चन हो गया सॉल्व, है कि नहीं। मिमोसा प्यूदिका टच मी नॉट प्लांट को टच कर लिया, देखो नाम खुद बता रहा है, टच मी नॉट, मुझे टच मत करो नहीं तो मैं सिकुड़ जाऊंगा, है कि नहीं। तो आंसर हो गया नेस्टिक मूवमेंट, काफी आसान है। चलो अब देखते हैं कि क्या आप अगला क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। तो टैप एंड टेस्ट मुझे लगता है कंटिन्यू चल रहा है आपका, है कि नहीं। तो अपने नंबर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि सर मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मेरे इतने आंसर सही है, ठीक है। चलो तो एक और क्वेश्चन देख लो, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स सेल डिवीजन। वो कौन सा हार्मोन है बच्चों प्लांट का जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एक मैंने आपको गोल्डन टिप दे दी है, बायोलॉजी का सारा खेल नाम पर चलता है, नाम समझ गए तो काम समझ गए, ठीक है। रीड ऑल दीज ऑप्शंस। पहला ऑप्शन देखो जिब्रेलिन, दूसरा ऑक्सिन, तीसरा एब्सिसिक एसिड, और चौथा साइटोकाइनिन्स, ठीक है। एक बार मैं आपको इन सभी के रोल पहले बता देता हूं ताकि हम इस आंसर को तो सॉल्व कर सके, फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि क्या कहीं कहीं नाम हमें हेल्प करेगा क्या आंसर के लिए। चलो तो सबसे पहला जो हम देखेंगे बच्चों हार्मोन, वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रमोटर है।
इसका काम हर चीज को प्रमोट करना है। अच्छा ग्रोथ चाहिए, लो प्रमोट कर दी। अच्छा सेल इलोंगेशन चाहिए, चलो सेल इलोंगेशन प्रमोट कर दी। अच्छा एपेक्स पर ग्रोथ करनी है, सिर्फ एपिकल ग्रोथ करनी है, चलो वो भी ले जाओ, आई प्रमोट यू। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस। तो यही दो रोल है बच्चों, सेल इलोंगेशन और एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब हुआ सिर्फ एपिकल ग्रोथ का होना, पेड़ सिर्फ लंबाई में बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ऑक्सिन का ही फ्रेंड है। जिब्रेलिन भी एक प्रमोटर है। ठीक है, जैसे ऑक्सिन ने सेल की ग्रोथ प्रमोट कर दी, यहां पर जिब्रेलिन कह रहा है कि चलो पूरी स्टेम का इलोंगेशन कर देते हैं। तो स्टेम इलोंगेशन का जो रोल है वो जिब्रेलिन बहुत अच्छे से प्ले करता है। इसके अलावा सीड को जर्मिनेट करने का काम भी कौन करेगा? जिब्रेलिन करेगा। अगर सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा, सीड बिल्कुल ढीठ हो चुका है, सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है ना। अब देखो सीड को फेवरेबल कंडीशन चाहिए ग्रो होने के लिए, और इसीलिए वो सीड डॉर्मेंसी में चला जाता है, अपनी एक्टिविटी कम कर देता है कि जब अच्छा मौसम आएगा ना तब ग्रो करूंगा, फिर मैं दिखाता हूं कि मैं कैसा प्लांट बनूंगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, जिब्रेलिन ऐड कर दो सॉइल में। ठीक है, तो क्या होगा, काम आपका अपने आप आसान हो गया, जिब्रेलिन अब्सॉर्ब हो जाएगा और सीड जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। इसके बाद आता है साइटोकाइनिन। साइटो पढ़ लो बच्चों, साइटो सेल, सेल की स्टडी, साइटोलॉजी, कितने सारे नाम देखे, हिपैटोसाइट, लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इसके अलावा कितने सारे नाम है, ऑस्टियोसाइट। हर जगह CYTE क्या है? जहां भी आपने CYTE देख लिया, सिंपली आप कह सकते हो भाई वो सेल है। साइटोलॉजी सेल, तो आपकी पूरी बायोलॉजी की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब नाम देख के आइडेंटिफाई कर लोगी, अरे ये तो सेल है कि नहीं। चलो, साइटोकाइनिन्स यानी वो हार्मोन जो सेल के डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, काइनेसिस यानी डिवाइड हो जाना, साइटो यानी सेल, साइटोकाइनिन सेल को डिवीजन को प्रमोट करने वाला। हो गया इनकी नहीं आसान। चलो अगला है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तीन हार्मोन ऐसे हैं जो प्रमोटर्स हैं और दो हार्मोन ऐसे हैं जो प्रमोटर नहीं है, डिमोटर है, नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे एब्सिसिक एसिड की बात करें, एंटागोनिस्ट है, एजनिंग को प्रमोट करेगा, प्लांट जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, लीफ ज्यादा जल्दी गिरने लग जाएंगी, प्लांट की लाइफ पूरी होने लग जाएगी, एब्सिशन होगा, प्लांट के पार्ट्स का टूट कर गिर जाना, पत्तियों का झड़ जाना। ठीक है, फिर आता है इथाइलिन। देखो प्रमोटर तो नहीं है लेकिन हेल्प बहुत ज्यादा कर दी। इथाइलिन वो हार्मोन है जो फ्रूट्स को, वेजिटेबल को राइप करने का काम करता है। ठीक है, अब फ्रूट्स का मजा तो तभी है ना जब वो राइप हो। ठीक है, कच्चे फ्रूट्स में कहां टेस्ट आता है। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग याद रखें इथाइलिन के बारे में, कि इथाइलिन एक ऐसा एकमात्र हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है इथाइलिन, याद रखना। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया, 5 हार्मोन है, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन तो कर दिया, बाकी क्वेश्चन कैसे। तो बच्चों जैसे हमने ये क्वेश्चन किया ना, टैप एंड टेस्ट तो देखो चलता रहना चाहिए। मुझे इस बात की गारंटी आप लोगों से चाहिए कि सर ये क्वेश्चन आप करा रहे हो ना, टैप एंड टेस्ट में तो मैंने पहले ही कर दिए। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर अगर आप देखो, प्रैक्टिस देखो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपका काम बन जाएगा। अब ये काम आपका है कि आप जाओ ढूंढो कि भाई मुझे प्रैक्टिस करनी है, ये हंगर आपके अंदर होनी चाहिए। विराट कोहली के अंदर हंगर है, इसीलिए वो आज इतना बड़ा लेजेंड है।
है कि नहीं? तो आपको भी अगर लेजेंड बनना है तो उस हंगर को बढ़ाओ, प्रैक्टिस के लेवल को बढ़ाओ और ऐसे ही पावर क्वेश्चंस को सॉल्व करो एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर। पावर क्वेश्चन नाम दे रहा है आपको, पावर मिलेगी, एक क्वेश्चन करोगे उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लो, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लो। जब तक प्रैक्टिस करो, जब तक ना लगे कि अब तो ये एक पीस ऑफ केक है, ये मेरी कप की चाय है, इट्स अ कप ऑफ टी, यानी काफी आसान काम हो गया, अब तो ऐसा क्वेश्चन दिख जाए बस और मैं इसे तुरंत सॉल्व कर दूं। ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे आप लोगों में। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। ठीक है, चलो साइटोकाइनिन होगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। साइटोसेल काइनिन डिवीजन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फिर एक और दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। इन स्टेटमेंट्स को एक बार रीड कर लेते हैं और फिर अपने ऑप्शंस को मार्क करेंगे। ऑप्शन दिखा देता हूं मैं आपको पहले ही। ए कहता है एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है। बी कहता है एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी सीक्रीशन पोर नहीं करते डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। तो अब ये बताओ स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी सही है या नहीं है, या एक्सप्लेनेशन सपोर्ट होती है ए की या नहीं। ठीक है, वही असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, नाम असर्शन रीजन की जगह ए और बी कर दिया, सिंपल। तो ये एग्जामिनर के पास लिबर्टी है, वो आपको कैसे घुमाए। ये लिबर्टी आपके पास है कि आपको फ्लेक्सिबल होना है कि मैं आंसर कर दूं, है कि नहीं? चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब देखो सबसे पहले ना शुरुआत करते हैं ग्लैंड से। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। यह जिम्मेदारी एक्स्ट्रा मार्क्स ने ली है कि क्वेश्चन देखा तो उसके बेसिक जब याद करो ना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स पे पढ़ा था और ये टॉपिक मेरा इतना अच्छा कवर्ड है ना, इससे तो कोई क्वेश्चन पूछ लो। तो ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं बच्चों। ग्लैंड कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में जो कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं। सबसे पहला ग्लैंड की कैटेगरी आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड की बच्चों। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास खुद की पाइप होती है, खुद की डक्ट होती है और इन्हें किसी पे भरोसा नहीं है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहता है मेरे पास मेरी खुद की डक्ट है, मुझे अगर कुछ सीक्रेट करना है तो मैं अपनी डक्ट में रिलीज कर देता हूं, वो डक्ट अपने आप उस ऑर्गन तक, उस पार्ट तक जाएगी, सीक्रीशन मेरा पूरा, काम मेरा पूरा। ठीक है, तो ये किसी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए इसके पास खुद की डक्ट्स हैं, टारगेट साइट पर डायरेक्ट सीक्रीशन कर देता है। आप क्वेश्चन बोलोगे कि सर एंजाइम सीक्रेट करेगा या हार्मोन सीक्रेट करेगा, याद रखना एक्सोक्राइन ग्लैंड सिर्फ एंजाइम सीक्रेट करते हैं। याद करो डाइजेस्टिव सिस्टम, थोड़ा सा एक और चैप्टर के ऊपर लेकर चलते हैं, लाइफ प्रोसेस थोड़ा कनेक्ट करो। डाइजेशन में कौन से ग्लैंड चाहिए? सेलिवरी ग्लैंड चाहिए, पेनक्रियास चाहिए, लीवर चाहिए, तीनों अपनी डक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तीनों हो गए एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, पेनक्रियास थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में भी आपको पता चल ही जाएगा, डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड। फिर आया हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत भरोसेमंद वाला आदमी है, उसे सब पे भरोसा है। वो कहता है अच्छा आपको हार्मोन चाहिए, मैं देता हूं ना, मैं इसे ब्लड में रिलीज कर देता हूं, ब्लड इसे खुद डिलीवर कर देगा। तो यानी एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो डक्टलेस है और इसीलिए वो अपनी सीक्रीशन कहां रिलीज करता है? ब्लड में रिलीज करता है। जितने भी हार्मोन हो गए आपके, ठीक है, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो, चाहे वो एड्रेनलिन हो, चाहे थायरॉक्सिन हो, टेस्टोस्टेरोन हो, सारे हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स से ही रिलीज होते हैं। हाँ, नाम सबका अलग अलग, ऑब्वियसली सबका अलग अलग ग्लैंड, अलग अलग हार्मोन, बट वो कैटेगरी में आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के। फिर एक आती है स्पेशल कैटेगरी जो कहती है कि मैं तो एक्सोक्राइन की तरह भी काम कर सकता हूं, मैं तो एंडोक्राइन की तरह भी काम कर सकता हूं। जैसे कि एक स्पेशल ग्लैंड है हमारे पास पेनक्रियास। याद रखना बच्चों, पेनक्रियास एक स्पेशल ग्लैंड इसीलिए है क्योंकि पेनक्रियास अपनी कुछ सीक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में भी कर देता है। ठीक है, पेनक्रियास कुछ हार्मोन रिलीज करेगा जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये दोनों के दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं पेनक्रियास से ब्लड में।
ठीक है, तो ये हो गया उसका एंडोक्राइन रोल। इसके अलावा ये डायरेक्टली एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं, बट दिस टाइम डक्ट के साथ। ठीक है, डक्ट में उन्होंने अपने एंजाइम रिलीज कर दिए। तो जैसे ये जितने भी हमारा ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ठीक है, जितने भी पेनक्रियाटिक जूसेस हैं वो सभी डक्ट से रिलीज किए जाते हैं। ये रिलीज करते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट का इस्तेमाल करके। ठीक है, याद रखना नाम, हिपैटो पेनक्रियाटिक। और यहां भी थोड़ा सा ध्यान अगर आप दोगे ना तो ये पार्ट आप खुद समझ जाओगे। हिपैटो बायोलॉजी में जहां हिपैटो दिखे लीवर की बात हो रही है। ठीक है, हिपैटिक सेल हिपैटोसाइट, लीवर सेल हिपैटोसाइट। ठीक है, तो लीवर की जो डक्ट आई जो गॉल ब्लैडर से अपना जितना भी बाइल जूस रिलीज करेगी एंड पेनक्रियास से जितना भी एंजाइम आया वो एक कॉमन डक्ट बना के स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाती है, उसी को बोला हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ग्लैंड का जब कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया तो आंसर भी क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब दोबारा से इसे रीड कर लो, एंडोक्राइन डक्टलेस है, हाँ जी बिल्कुल है। तो वो अपना सीक्रेशन ब्लड में रिलीज नहीं करते, क्या बात कर रहे हो, ब्लड में रिलीज करते हैं। तो बी हो गया रॉन्ग और इसीलिए ऑप्शन सी हो गया बच्चों आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं, अब लग रहा है ना काम आसान हो गया। चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, विच हार्मोन अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स व्हेन फेसिंग अ डेंजरस सिचुएशन। कभी ऐसा हुआ है घर गए हो, पापा बोलते हैं जरा मिलना, तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, तुमसे कुछ बात करनी है। अब आपकी पूरी बॉडी पसीना पसीना, मेरी कौन सी शिकायत पता चल गई पापा को, या क्या पता चल गया, कहीं मेरी वो शरारत तो नहीं पता चली, या शर्मा अंकल ने कहीं मेरी शिकायत तो नहीं कर दी। अब होगा क्या देखो वो तो टाइम बताएगा, लेकिन बॉडी के रिस्पॉन्स को समझो। पसीना आना, हार्ट बीट का बढ़ना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, ये सब क्या है, ये कुछ रिस्पॉन्स है जो एक हार्मोन की वजह से हुए हैं और उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहां आप क्लियरली देख सकते हो किडनी के ऊपर आपको मिलेंगे कुछ कैप जैसे स्ट्रक्चर, जैसे किडनी ने टोपी पहनी हो। ठीक है, यही कैप जैसा किडनी की टॉप सरफेस पर जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, ये है एड्रिनल ग्लैंड। और इस एड्रिनल ग्लैंड का काम है एक हार्मोन रिलीज करना जिसका नाम है एड्रीनलिन। जैसा ग्लैंड का नाम वैसा हार्मोन का नाम, याद करना कितना आसान हो गया। तो लोकेशन हो गई एड्रिनल ग्लैंड की किडनी के टॉप पर, हार्मोन प्रोड्यूस किया इसने एड्रीनलिन। काम क्या करेगा, इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करना। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है बच्चों तो ये कुछ कॉमन सिम्टम है जो आप देखोगे, दिल की धड़कन बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, है ना, ज्यादा जोर से सांसें लेना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, पसीना आ जाना। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ये आपकी बॉडी को तैयार कर रहे हैं, या तो इस सिचुएशन को फेस कर लो या फिर इस सिचुएशन से भाग जाओ, या तो डू अ फाइट या फिर टेक अ फ्लाइट। इसीलिए एड्रेनलिन हार्मोन को ही फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन, करो या मरो की स्थिति, डेंजरस सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन, यही है। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है हमारे इमोशन जैसे डर, गुस्सा, या फिर ब्लड प्रेशर को, दिल की धड़कन को, रेस्पिरेशन के रेट को। क्यों? इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए ही तो। ठीक है, तो आंसर इस बार भी काफी क्लियर है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन की बात हो रही है, इमरजेंसी सिचुएशन की बात हो रही है, तो आंसर होगा हमारा एड्रीनलिन, जो एक हार्मोन है एंड ये रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, चलो तो अब बारी है एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करो और मार्क करो अपना करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज और आर करेक्ट। हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड टू गाइगेंटिज्म, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन लीड्स टू गोइटर, हाइपर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू डायबिटीज। अब बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन इतना इजी है, सिर्फ कुछ वर्ड्स का खेल है।
इस वर्ड को पकड़ो, हाइपर सीक्रीशन। हाइपर सीक्रीशन का मतलब होता है हाइपर यानी ज्यादा, सीक्रीशन यानी सीक्रीट किया। जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रीट होगा तो गाइगेंटिज्म होगा, ठीक है। जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन उतनी ज्यादा हाइट, और जितनी ज्यादा हाइट उतना मैसिव बॉडी, उतनी जायंट बॉडी। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाइपर सीक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन लीड्स टू गोइटर। जब ज्यादा थायरॉक्सिन बनेगा तब गोइटर होगा, या कम थायरॉक्सिन बनेगा तब गोइटर होगा? जरा जोर डालो दिमाग पर। बिल्कुल हाइपर नहीं, हाइपो होना चाहिए। लेस सीक्रीशन पर होता है गोइटर, ज्यादा पर नहीं। स्टेटमेंट हो गई मेरी गलत। तीसरी स्टेटमेंट रीड करो। हाइपर सीक्रीशन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू डायबिटीज। ज्यादा इंसुलिन बनेगा तो डायबिटीज होगा, या वही वाली बात है कम सीक्रीट होगा तो डायबिटीज बनेगा? कम सीक्रीशन पर बनता होता है डायबिटीज, ज्यादा सीक्रीशन पर नहीं। इसीलिए तीसरी स्टेटमेंट भी है बिल्कुल गलत। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन डी ही हमारा होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही बात है। अब इसी के साथ बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपने मुझे क्वेश्चन करा दिए अब मेरा चैप्टर डन। अरे भाई प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है, एग्जाम आपने लिखने जाना है तो प्रैक्टिस भी आप ही ने करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी आप ही को करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस के लिए क्या किया जाए, कहां ढूंढोगे क्वेश्चन? टैप एंड टेस्ट के लिंक पर क्लिक कर लो जल्दी से कमेंट बॉक्स के, और उस लिंक पर क्लिक करके जितने भी क्वेश्चंस है ना सबकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। कहीं भी अटकोगे कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है। अपने क्वेश्चन को तुरंत टाइप कर दो, सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो प्रैक्टिस ही है जो किसी को भी लेजेंड बनाती है ना। विराट कोहली के एग्जाम्पल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया ही था। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, टैप एंड टेस्ट के अलावा भी एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल पर आकर आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा एक्सीलेंस, और जितनी ज्यादा एक्सीलेंस उतना ही ज्यादा एग्जाम में मिलेगा आपको स्कोर, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये सेशन हम यहां पर रखते हैं क्रिस्प। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में दूसरे चैप्टर की प्रैक्टिस के साथ। तब तक इस चैप्टर के सारे टैप एंड टेस्ट के क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। एंड ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और फन लर्निंग के लिए सब्सक्राइब करिए एक्स्ट्रा मार्क्स फाउंडेशन चैनल। एंड तब तक बच्चों कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।